हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं आपकी केमिस्ट्री काजल आपको आज एक बेहतरीन टॉपिक समझाती हूँ केमिस्ट्री का, जो है रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन, रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग। देखिए, हमने जो कल की क्लास में किया था वो किया था कि प्रोटॉन कैसे खोजा, मतलब डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, कि प्रोटॉन नाम की कोई चीज होती है, इनके एक पॉजिटिव चार्ज होता है जिसका नाम हमारा क्या होता है, प्रोटॉन होता है। तो ये किसने खोजा था? गोल्डस्टीन ने। गोल्डस्टीन ने किसकी खोज की थी? प्रोटॉन की। जबकि क्या बोला जाता है कि प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की, लेकिन ऐसा नहीं है। गोल्डस्टीन ने की परमाणु के अंदर प्रोटॉन की जो स्थिति बताई, स्थिति मतलब एटम के अंदर प्रोटॉन की जो पोजीशन बताई, वो बताई थी रदरफोर्ड ने। लेकिन प्रोटॉन नाम की चीज तो पहले ही आ गई। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे दाल कह दिया कि दाल बनी है आज हमारे घर में, मम्मी ने बनाई है, इसका मतलब ये थोड़ी मम्मी ने सिर्फ दाल पकाई है, ना कि दाल बनाई है। दाल तो किसी और ने बनाई होगी, बनाई मतलब पौधों उससे मिली होगी हमें, खेतों में से। इसी तरह प्रोटॉन है। प्रोटॉन क्या है? प्रोटॉन की खोज, प्रोटॉन की डिस्कवरी तो किसने कर दी थी? गोल्डस्टीन ने कर दी। कि एक पॉजिटिव चार्ज होता है, और वो किससे की थी उन्होंने? एनोड रे एक्सपेरिमेंट से। तो प्रोटॉन की डिस्कवरी तो गोल्डस्टीन ने की थी, लेकिन एटम के अंदर उसकी पोजीशन जो बताने वाले थे, वो बताने वाले थे रदरफोर्ड। इसलिए इसका सारा श्रेय, इनकी सारा योगदान जो दे दिया, वो रदरफोर्ड को दे दिया कि हाँ भाई, तुमने ही बताई है प्रोटॉन के एटम में कहाँ है कहाँ नहीं है, इसीलिए इन्हें ही इसके ऊपर नोबेल पुरस्कार दे दिया। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि एटम में पोजीशन का उन्होंने कैसे बताया अल्फा स्कैटरिंग कर। ठीक है, तो ध्यान से समझेंगे सभी बच्चे। और जो भी वीडियो को देख रहा है वो प्लीज वीडियो को लाइक कर दिया करो, और कमेंट बॉक्स में भी कमेंट नहीं आते हैं तो आप प्लीज कमेंट करा करो कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। यस या नो लिख दिया करो, थंब लगा दिया करो। ठीक है, चलिए अब समझते हैं। तो अपनी स्टार्ट करें क्लास। तभी यस करो, करें स्टार्ट क्लास। ठीक है, अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये लिया इन्होंने रेडियो एक्टिव सोर्स। रेडियो एक्टिव सोर्स। आप पूछेंगे कि हाँ भाई, रेडियो एक्टिव ही क्यों लिया? क्योंकि रेडियो एक्टिव में क्या प्रॉपर्टी होती है? अल्फा बीटा गामा रे की बाहर निकलने की। अल्फा बीटा गामा रे बाहर निकलती है रेडियो एक्टिव से अपने आप। इस वजह से रेडियो एक्टिव, मतलब उन एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं? रेडियो एक्टिव बोलते हैं, जो अपने आप स्पॉन्टेनियस हो। अल्फा रे, बीटा रे और गामा रे अपने आप स्पॉन्टेनियस हो। तो रेडियो एक्टिव सोर्स लिया, और इसको किसके अंदर लिया? इसको लिया लैड के ब्लॉक के अंदर। ये जो है वो लैड का ब्लॉक है, लैड ब्लॉक है ये लैड चैम्बर है, ऐसे ऐसे बोल सकते हैं, लैड चैम्बर। लेड चैम्बर लिया। लेड चैम्बर हम क्यों लेते हैं? क्योंकि उसकी पूरी जो लाइट है वो उसके अंदर ऑब्जर्वेशन हो, बस जहां हम होल करें वहां से ही रे बाहर निकले। वरना अल्फा बीटा गामा रे तेजी से नहीं निकलेंगे बाहर, भाई तेजी से नहीं निकलेंगे, तो इसका मतलब पार्टिकल्स तो वो बहुत छोटा हो जाएगा निकलते निकलते। तो इसकी वजह से हम क्या लेते हैं? लेड का चैम्बर लेते हैं, जिसकी वजह से कोई और रे बाहर ना निकले, सिर्फ अल्फा रे को हमें निकालना है। ठीक है, अल्फा रे को निकालेंगे हम, इस छोटे से यहाँ होल कर देंगे, उसके बाद अल्फा रे निकलेंगे, आपको दिख भी रही है। और हम यहाँ लेते हैं गोल्ड। आपको पता है येलो कलर का तो गोल्ड ही होता है, तो गोल्ड फॉइल लेते हैं हम इसकी। और गोल्ड फॉइल भी बहुत पतली। कितनी पतली? अब मैं बता देती हूँ ये कितनी पतली होगी। इसकी थिक क्या होगी? इसकी मोटाई ये होगी 4 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴ 5 सेंटीमीटर। ये होगी 4 मल्टीप्लाई 10⁻⁻5 सेंटीमीटर की होगी इसकी क्या विथ होगी, किसकी? गोल्ड फॉइल की। ठीक है, कितनी पतली होगी ये गोल्ड फॉइल? तो आपको दिख रहा है 10⁻⁵, यानी कि कितनी पतली हो सकती है। तो हमने ये पतली वो लगा दी इस पे,
और ये जो है, ये जो रेड रेड आपको दिख रहा है, ये जो रेड दिख रहा है आपको, ये है ZnS। ये क्या है आपका? ZnS। इनकी एक पर्दा मान लो, जिंक सल्फाइड का एक पर्दा, जो क्या दिखाता है? सिर्फ ये रेड वाला ZnS नहीं है, ZnS है आपका ये ग्रे वाला, ग्रे वाला है ZnS। ZnS जब क्या होता है, जब हमने यहाँ से सोर्स दिया, यानी अल्फा रे बाहर निकली, अल्फा रे बाहर निकले के बाद गोल्ड सॉइल से टकराई, तो क्या क्या हुआ? कुछ तो ये इसके पार चली गई, ये अल्फा बीम डाली, कुछ तो इसके पार चली गई बिल्कुल सीधी जी, जैसे आपको दिखाई भी दे रही है। कुछ क्या हुई? एक स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो गई। और कुछ क्या हुई? जैसा आपको दिख रहा है, ए तो दिख रही है बिल्कुल सीधी गई, बी दिख रही है थोड़ी सी डिफ्लेक्ट हुई, इनकी स्मॉल डिफ्लेक्शन आया, उसमें थोड़ी सी विचलित हुई वो अपने मार्ग से। और सी क्या दिख रही है? सी दिख रहा है, सी पॉइंट है कि ये पूरी तरह से वापस चली गई, इनकी टकराई और पूरी तरह से वापस चली गई। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम पर्दा लगाएं, ठीक है, पर्दे को मान लो कि हमने गोल्ड फॉइल लगा दी, और एक हम खिड़की पे से उस पर्दे पर क्या डालें? बाहर का जो प्रकाश होता है वो डालें, इनकी बाहर की जो सूर्य की जो लाइट होती है वो अंदर एंटर करने दें, और उसके बीच में हम क्या लगा दें? थाली लगा दें, थाली प्लेट कोई भी लगा दें। तो थाली प्लेट लगने के बाद आप क्या देखोगे कि लाइट जो है वो उसके चारों तरफ से तो पास हो रही है, इसका मतलब उसके चारों तरफ तो वो उजाला है, लेकिन जहां आपने प्लेट लगाई है वहां पूरी तरह से लाइट क्या हुई? टकराई और वापस चली गई। इसका मतलब तुम्हारी प्लेट के पीछे जो है वहां अंधेरा है, डार्कनेस है। तो इसकी वजह से ये ही इसमें सोचा गया कि जब अल्फा स्कैटरिंग कराई, अल्फा स्कैटरिंग कराने के बाद ऑलमोस्ट तो वो पार निकल गई, लेकिन कुछ थोड़ी रे क्या हुई? वो बीच में से, बिल्कुल मिड में से, बिल्कुल मिड में से वो क्या हुई? पूरी तरह से रिफ्लेक्टेड हो गई। ठीक है, तो ए बी सी पॉइंट डाला है, तो ए क्या हुई? स्मॉल डिफ्लेक्शन। ए का क्या हुआ? इसने पार होके क्या बनाई? स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, यानी कि ये स्ट्रेट लाइन से क्रॉस हो गई। बी क्या हुई? स्मॉल डिफ्लेक्शन हुआ इसमें, स्मॉल डिफ्लेक्टेड। और सी क्या हुई? सी हुई टोटली डिफ्लेक्ट। ये पूरी तरह से डिफ्लेक्टेड हो गई। अब इसका पता किसने लगाया कि स्ट्रेट लाइन, स्मॉल डिफ्लेक्शन या टोटली डिफ्लेक्शन? इसका पता लगाया ZnS ने। किसने लगाया? ZnS ने। यानी कि ये पर्दा क्या हो गया? फ्लोरेस्केंस हो गया। जब इस पर लाइट डली तो ये क्या हो गया? चमक गया। तो इसकी वजह से इसने पता कर लिया कि कहां से ये नहीं चमका, तो इसने पता किया कि ये बीच में से, मिड में से, यहाँ से ये, जहां से ये डिफ्लेक्ट हुई है वहां पर इसकी कोई रे नहीं है, जैसे यहाँ पे दिख रही है आपको खाली जगह, यहाँ पर कोई रे नहीं आ रही। तो इसलिए यहाँ क्या हुआ? यहाँ पे ऑब्जर्वेशन हुई कि यहाँ क्या है? एक पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि जब ये यहाँ से डिफ्लेक्ट हुआ पूरा पूरा, तो इसने एब्जॉर्प्शन की कि ऑब्जर्वेशन की कि यहाँ क्या है? एक पॉजिटिव स्मॉल भाग है। और जब इसने ये अल्फा बीम डाली तो इसके कंक्लूजन से ये भी पता चला कि जो पूरा एटम है वो कैसा है? ऐसा नहीं है कि पूरे एटम में कहीं 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 है, जैसे किसने बताया था? थॉमसन ने बताया था प्लम पुडिंग मॉडल से कि जो एटम है वो स्फेयर है और जो बीज है वो इधर उधर धसे हुए हैं। लेकिन रदरफोर्ड ने इसको मना किया कि भाई इस तरीके से नहीं है। तो रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग सिर्फ प्रोटॉन के लिए नहीं है। बताया क्या जाता है कि रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग सिर्फ प्रोटॉन की पोजीशन बताने के लिए, लेकिन नहीं, ये बात गलत है। जो रदरफोर्ड मॉडल है वो किसकी पोजीशन बताने के लिए है? किसकी पोजीशन बताने के लिए है? वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों की पोजीशन को बताता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों की पोजीशन को बताता है। लेकिन उसने कह देते हैं ना
इलेक्ट्रॉन तो पहले ही आ गया, तो उसने अपनी बात को नहीं मनवाने दिया कि भाई इसकी खोज तो मैंने कर दी थी और मैंने ही बता दिया था कि एटम में कहाँ है, तो तुम तो सिर्फ पोजीशन बता रहे हो। तो इस वजह से रदरफोर्ड को जो पोजीशन का है वो इलेक्ट्रॉन को इतना नहीं माना जाता, प्रोटॉन को माना जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की स्थिति पोजीशन पहले ही जे थॉमसन बता चुके। ठीक है, तो उन्होंने लड़ाई करी कि नहीं इलेक्ट्रॉन की कैसे बताओगे तुम, तो बस उन्होंने क्या किया, उसको संशोधित किया, मॉडिफाइड बोल सकते हैं कि मॉडिफाइड करके और बताया कि हाँ भाई इलेक्ट्रॉन इस तरीके से घूमेंगे। ठीक है, इन्होंने भी पूरी बात नहीं बताई थी, आगे भी साइंटिस्ट आएंगे जिन्होंने बताया। तो देखो क्या होता है, इन्होंने जब कहा कि जो ये स्ट्रेट लाइन से जा रहे हैं, जहां जहां स्ट्रेट लाइन है वहां क्या होगा, एटम बिल्कुल खाली होगा, कोई स्पेस होगा ही नहीं, मतलब कोई भी स्पेस नहीं है, एम्प्टी स्पेस है, खाली स्पेस है, जिसकी वजह से पूरी तरीके से पार हो जाओ। अब जैसे हम कहीं भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, अगर हमारे सामने कुछ भी चीज नहीं है, कुछ भी ऑब्जेक्ट नहीं रखा, तो हम क्या करेंगे, आसानी से दौड़ जाएंगे। जब हम आसानी से दौड़ जाएंगे तो क्या होगा, हमारा जो पाथ होगा वही स्ट्रेट लाइन, जो हम पहले से चलते आ रहे हैं तो वही स्ट्रेट लाइन होगा हमारा जो पाथ होगा। लेकिन हम कहाँ से मुड़ेंगे, हम थोड़ा सा डिफ्लेक्ट कहाँ से होंगे, जब हमारे रास्ते में थोड़े थोड़े पत्थर आ जाएंगे। इसका मतलब उन पत्थर का जो आना वो मतलब है कि ये जो पूरा न्यूक्लियस है ना, ये पॉजिटिव चार्ज जो उन्होंने ढूंढा था, मतलब इसके किनारे पे से डाइवर्ट होना। जैसे कोई चीज बीच में रखी है और मैं इधर से निकलूंगी उससे, मतलब टकरा के निकलूंगी, तो मैं सिर्फ थोड़ी सी डिफ्लेक्ट होंगी उससे, और अगर मैं उससे थोड़ी सी दूर से निकलती हूँ तो मैं पूरी स्ट्रेट लाइन, मेरे पाथ में कोई डिफरेंस ही नहीं आएगा। और अगर मैं उसके बिल्कुल पत्थर के बीच में से निकलूंगी तो मैं क्या करूंगी, यहाँ तो भाई पत्थर रखा है तो मुझे वापस मुड़ जाना चाहिए, यानी कि यहाँ आगे जगह नहीं है जाने की। बात समझ में आई? तो इसी तरीके से इन्होंने देखा है कि खोखला भी है, इसका मतलब एटम सिर्फ बीच में से एक पॉजिटिव चार्ज है जहां से पूरी तरीके से डिफ्लेक्ट हो रही है रे, लेकिन उसके चारों तरफ एक खोखले की तरह क्या है, शेल बनी हुई है, जहां हमारे क्या है, इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। क्या घूमते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, और बीच में जो ये पॉजिटिव चार्ज है उसको बोला इन्होंने क्या, प्रोटॉन। अब आगे इनका कंक्लूजन देखते हैं क्या है। जैसे यहाँ आपको डायग्राम में फुल दिख रहा है कि लेड बॉक्स है, जैसे मैंने आपको बताया, और ये बीच में इन्होंने क्या रखा, रेडियम रखा, एक रेडियो एक्टिव पदार्थ रखा। इसका मैं नाम बता देती हूँ, इसका नाम है रेडियम। ठीक है, उसके बाद अल्फा स्कैटरिंग की, अल्फा स्कैटरिंग करने के बाद देखो यहाँ पे हुआ और ये पूरा यहाँ पे वापस चला गया और थोड़ा सा ये डिफ्लेक्शन हो गया। माइक्रोस्कोप से ये ZNS का स्क्रीन है, इससे इन्होंने देखा, माइक्रोस्कोप से इन्होंने ऑब्जर्वेशन की कहाँ से पर्दा चमका है, कहाँ से पर्दा नहीं चमका। यहाँ पे एटम का पूरा बताया जा रहा है कि ये एटम है, एटम में ये न्यूक्लियस है, क्योंकि यहाँ से जो रे है ये वाली, ये पूरी तरह से डिफ्लेक्टेड हो रही है, पूरी तरह से पीछे जा रही है। ये जो है मतलब पत्थर है, पत्थर से मैं बहुत दूर चल रही हूँ तो मैं बिल्कुल स्ट्रेट पाथ करूंगी, स्ट्रेट निकल जाऊंगी, और मैं अगर पत्थर के पास होती जाऊंगी तो मैं थोड़ा अपना डिफ्लेक्शन कर दूंगी, यानी कि ये स्मॉल एंगल से ये डिफ्लेक्ट हो गए, ये स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो गई, ये जो तीन रे आपको दिख रही है। बात समझ में आई? यहाँ इस तरीके से हम फिगर से समझ सकते हैं। आई होप आपको बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कंक्लूजन क्या थी इनकी, जो मैंने आपको बताया सिर्फ वही कंक्लूजन थी, पढ़ लेते हैं बस। द वेस्ट मेजोरिटी ऑफ अ पार्टिकल वर नॉट डिफ्लेक्टेड एट ऑल, द एटम मस्ट बी मोस्टली एम्प्टी स्पेस। जब इन्होंने क्या किया, वही अल्फा स्कैटरिंग की, तो क्या हुआ, बहुत सारा पार्ट क्या हुआ, डिफ्लेक्ट नहीं हुआ। इसका मतलब एटम का बहुत पार्ट एम्प्टी स्पेस है, इसका मतलब न्यूक्लियस बहुत छोटा है। बात समझ में आएगी? फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट, सम अ पार्टिकल डिफ्लेक्टेड थ्रू अ लार्ज एंगल्स, there must be a very small nucleus with a positive charge with a large electric field। ये कह रहा है कुछ पार्टिकल्स जो हैं वो लार्ज एंगल से, यानी कि पूरी तरह से डिफ्लेक्ट हो गए हैं, जो
जिसकी वजह से ये क्या पता चला कि इस न्यूक्लियस क्या है, बहुत स्मॉल है और क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, जिसकी तरह से वो डिफ्लेक्ट हुए हैं, यानी कि वापस गए हैं। बात समझ में आई? Alpha particle repelled. Alpha particles are positive charged, so the nucleus must be positively charged in order to create a electrostatic force of repulsion. वही इसने बताया है कि जब हमने अल्फा स्कैटरिंग की तो बीच में से देखो यहाँ पे क्या हुआ है, स्मॉल डिफ्लेक्शन हुआ, यानी कि कुछ पार्ट थोड़ा सा ही डिफ्लेक्ट हुआ। यहाँ पे क्या हुआ, लार्ज डिफ्लेक्शन हुआ। वही जो पॉजिटिव चार्ज है उसके बारे में बताया है इन्होंने कि यहाँ पॉजिटिव है और यहाँ पूरी तरह से डिफ्लेक्ट हो गया। इसका मतलब न्यूक्लियस बहुत छोटा है और एटम का पूरा मास न्यूक्लियस के अंदर है। जैसे कि ये बता रहे हैं, एटम्स आर न्यूट्रल ओवरऑल, इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी ऑन द आउटसाइड ऑफ द एटम सेपरेटिंग वन एटम फ्रॉम द नेक्स्ट। ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि न्यूक्लियस बीच में है लेकिन उसके चारों तरफ जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा बंधा हुआ है, यानी कि चारों तरफ जो उसकी शेल्स हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा बंधा हुआ है। ठीक है, आई होप ये सारी बातें मैंने पहले ही बता दी हैं और आपको समझ में आ गई होंगी। आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो। नेक्स्ट देख लेते हैं, वही चीज बताइए, मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी, क्योंकि वहां से वो क्या हुआ, स्ट्रेट पाथ हो गया उसका। द एटम हैड अ स्मॉल न्यूक्लियस हैविंग पॉजिटिव चार्ज। एटम के अंदर क्या है कि स्मॉल न्यूक्लियस है जिसका चार्ज क्या है, पॉजिटिव है। सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल हैविंग पॉजिटिव चार्ज वर स्लाइटली डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल्स। तो मैंने बताया वो स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए। द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू द साइज ऑफ एटम। हमने देखा कि एटम तो इतना बड़ा है लेकिन उसके बीच में ही ज्यादा भाग है, मतलब जो एटम का मास है वो उसके मिड में ही है। तो हमने क्या देखा, द साइज ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का जो साइज है वो बहुत छोटा है एटम के साइज। मोस्ट ऑफ द पॉजिटिव चार्ज एंड द मास ऑफ एटम इन द न्यूक्लियस। रदरफोर्ड मॉडल क्या था आप देख लो। एन एटम हैज अ पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एट इट्स सेंटर एंड मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम इज इन द न्यूक्लियस, जो रदरफोर्ड ने कंक्लूजन के बाद बताया था। ठीक है, द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन डिफरेंट ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन कैसे घूमते रहते हैं, उसके चारों तरफ घूमते रहते हैं। सिर्फ बताया है कि चारों तरफ घूमते रहते हैं, ना तो उसकी एनर्जी, ना उसकी स्पिन, ना उसका ऑर्बिट, कुछ नहीं बताया। बस बताया है कि ऑर्बिट में, डिफरेंट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन्स की जो आगे बात होंगी बाद में। द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू द साइज ऑफ एटम। ये कह रहा है न्यूक्लियस का जो साइज है वो एटम के साइज से बहुत छोटा है। अब हम बात कर लेते हैं कितना छोटा है। देखो 10 टू द पावर माइनस 15, 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर तो होता है किसका, न्यूक्लियस का। ये तो है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का। और 10 टू द पावर माइनस 12, 12 नहीं 10, 10 टू द पावर माइनस 10 है एटम का। इनकी रेडियस है, इनकी साइज है न्यूक्लियस का और इसका हमारा एटम का। तो अब देखो 10 टू द पावर 5 गुना ज्यादा है एटम, 10 टू द पावर माइनस 5, 10 टू द पावर 5 गुना ज्यादा है हमारा एटम का साइज। बात समझ में आई यहाँ तक? ये हमारा रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग मॉडल था जो आज कंप्लीट हो गया। तो सभी बच्चे जो 11th क्लास में पढ़ रहे हैं और अच्छे से समझ रहे हैं, साथ साथ इनके नोट्स भी बनाते रहिए और जो भी आपको बुक से पढ़ना है वो आप पढ़िए। मैं सिर्फ कंसेप्ट क्लियर करा रही हूँ, तो कंसेप्ट क्लियर करने के लिए क्लास को जरूर देखें और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम जरूर लिखें। ठीक है, ऑल द बेस्ट सभी को। जय श्री राधे कृष्णा, राधे राधे।